हाय दोस्तों, आई एम मोनिश मिश्रा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट प्लांट मॉर्फोलॉजी। बच्चों, आज की क्लास में हम बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्लांट मॉर्फोलॉजी को डिस्क्राइब करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम लेक्चर बाई लेक्चर करते चलेंगे, क्योंकि बच्चों एक लेक्चर में तो पॉसिबल है बट वन शॉट में पॉसिबल है। तो तुम्हारे लिए मैं एक लेक्चर में तो पूरा कुछ नहीं बनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करके छोटे छोटे पार्ट्स में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। बच्चों, ये बॉटनी का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुम्हारे एग्जाम के लिए भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आपको बता दें बच्चों, इस चैप्टर से किसी टाइम में 5 से 7 क्वेश्चन भी आ जाते थे, लेकिन नाउडेज आजकल अगर देखें तो इस चैप्टर से अभी भी बच्चों लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपका होता है सबसे पहले, सर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो क्या मिलेगा इसको पढ़ने से? तो बच्चों, इसको पढ़ने से तुम्हें मिलेगा 4 क्वेश्चन का आंसर, और 4 क्वेश्चन का आंसर का मतलब होता है बच्चों 16 नंबर। आप समझ गए होंगे मेरी पूरी बात को। अगर आपको 16 नंबर मिल रहा है तो आप 16 नंबर से कितने लाख स्टूडेंट्स से आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए बच्चों इस चैप्टर को पढ़ना है, और तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर है बच्चों, ठीक है ना। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर सिलेबस। स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बताऊं, आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए और रक्षाबंधन का एंजॉय करिए। टॉपिक को लेते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। बच्चों, प्लांट मॉर्फोलॉजी ये प्लांट मॉर्फो की बात करें अगर बच्चों, तो सबसे पहले तो लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी। प्लांट तो आप समझ ही चुके होंगे। मॉर्फोलॉजी की अगर बात करते हैं हम, या इस प्लांट मॉर्फोलॉजी में जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर है आपका फ्लावरिंग प्लांट्स या मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर का नाम है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में आपका जो चैप्टर है 11th में, ये चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो बच्चों, पूरी चीज़ों को आराम से पढ़ेंगे हम लोग, सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी, इजी वे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कि भाई मॉर्फोलॉजी क्या है। When we are studied about external structure of body of living organisms, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बाहरी अध्ययन जब हम करते हैं तो उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी कॉल्ड एनाटॉमी। अगर बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो उसे हम एनाटॉमी कहेंगे। तो सिंपल सी बात हो गई कि मार्फो का मतलब है कि हम जो स्टडी करने वाले हैं इसमें ये बाहरी पार्ट्स की स्टडी करेंगे। दूसरी बात बच्चों, फ्लावरिंग लिखा हुआ है, फ्लावरिंग प्लांट्स आप किन्हें कहते हैं तो आपको पता होगा। मैंने बताया था जब मैं प्लांट किंगडम पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था आपको फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिटेल पढ़ाया है मैंने आपको। मैंने जब पढ़ाया था आपको एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजियो, मैंने कहा था कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फेनेरोगैम्स आपको पढ़ा रहा था। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कैसे प्लांट्स है बेटा आपके? तो ये आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को आप लिख सकते हैं यहाँ पर एंजियोस्पर्म। तो एक सिंपल वे में आप समझ गए होंगे कि जो आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, जो स्टडी करनी है वो स्टडी किसकी करनी है? वो स्टडी करनी है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी की स्टडी करना है। इजी वे में आपको मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन की जो भी चीज़ें हैं यहाँ से आपको समझ में आएंगी। अब बात करते हैं बच्चों हम प्लांट मॉर्फोलॉजी की। तो स्टार्ट कहाँ से होता है इस चैप्टर को? हम इसमें पढ़ना क्या क्या है हमें ये जानना है। बच्चों, जब ये चैप्टर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ना है। मैंने बता दिया आपको मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मैंने ये भी बता दिया। तो प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मैंने बताया कि बाहर के स्ट्रक्चर को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो भाई अगर प्लांट के स्ट्रक्चर की मॉर्फोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम अगर बात करें तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। एक पार्ट है जिसे आप कहते हो ये प्लांट का, इसको वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। एक प्लांट
का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है और दूसरा पार्ट जो है वो प्लांट का होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। एक हो गया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। बच्चों मेरी बात को अब यहाँ से समझना है। प्लांट का कौन कौन सा पार्ट ऐसा है जिसे आप वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं और प्लांट का कौन कौन सा पार्ट ऐसा है जिसे आप रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं। तो आपको बता दूं, प्लांट के कुछ पार्ट लाइक दैट, जैसे कि बेटा, जैसे कि आपका रूट, स्टेम एंड लीव्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये जो है ये आपके क्या कैसे स्ट्रक्चर है तो जानेंगे आप बच्चों। रूट, स्टेम और लीफ ये आपके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। प्लांट के कैसे स्ट्रक्चर है? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका कुछ जैसे कि फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड, फ्लावर, फ्रूट्स और सीड, ये बच्चों किसी भी प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या है? रूट, स्टेम, लीफ। सिंपली आप जानते रहेंगे बॉडी के वो पार्ट्स जो आपको दिख रहे हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डायरेक्टली, और वो रिप्रोडक्शन कैसा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ऐसे पार्ट आप प्लांट को आप बोलते हो वेजिटेटिव पार्ट। ऐसा पार्ट जो रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप बनता है या रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में बनता है उसे आप कहते हो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपका आता है फ्लावर, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेन पार्ट जो है वो फ्लावर है, और फ्लावर में ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम और गाइनोसियम पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम में एंथर, और एंथर के अंदर मेल पॉलन ग्रेन आप कह लीजिए या मेल गैमीट जिसे पॉलन कह सकते हैं आप, पाया जाता है, जो गाइनोसियम के अंदर पाए जाने वाले ओव्यूल के एग को फ्यूज करके नए सीड का फॉर्मेशन करता है। आपको पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ बताया है, 12th में जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें आएगा, कुछ टॉपिक वहाँ पर आपको कराएंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। बच्चों यहाँ पर आपको ये समझ लेना है, अभी तक मैंने बताया कि इसको हम डिवाइड करते हैं मॉर्फोलॉजी को दो पार्ट में, एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, दूसरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं रूट की, स्टेम की, लीव्स की के मॉर्फोलॉजी की, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में फ्लावर, फ्रूट और सीड की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करेंगे। बच्चों इतनी बात आपको इस वे में क्लियर हुई होगी, और इसी से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, इस समय ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इधर से क्वेश्चन आने की। फ्लावर, फ्रूट और सीड से लगभग 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और यहाँ से वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से रूट, स्टेम और लीफ से 1 क्वेश्चन का वेटेज है, लगभग 1 क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। आप जानते रहेंगे ज़्यादा क्वेश्चन जो आने हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट से आने हैं, तो हम इसको आपको कवर कराएंगे। लेकिन आज बच्चों हम लोग इस क्रम में सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो रूट पढ़ने वाले हैं। रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, रूट का टाइप पढ़ने वाले हैं, रूट का फंक्शन पढ़ने वाले हैं। इसी वे में दुनिया में कितने टाइप के रूट हैं, कितने टाइप का उनका फंक्शन है, और वो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए कितने टाइप के मॉडिफिकेशन शो करते हैं, आज हम इसको कवर करेंगे। बच्चों ध्यान से सारी चीज़ों को कवर करना है, तो हम सबसे पहला पॉइंट लेंगे रूट। रूट क्या है, चलते हैं। सिंपल, आप बच्चों सारी चीज़ें जानते हैं, रूट आपने भी देखा है और रूट को आप अच्छे से समझते हैं। रूट अगर इजी वे में आपसे पूछें क्या है तो आप कहोगे सर ज़मीन के अंदर पाया जाता है और किसी भी प्लांट में होता है, और जो कि ज़मीन के अंदर अंदर रहता है और क्या करता है, प्लांट को संभाल के रखता है और पानी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इतना तो सिंपल से हर बच्चा बता देगा, बस वही चीज़ें सारी चीज़ें थोड़ा सा साइंटिफिक वे में पढ़ लेनी है। देखो हम लिखते हैं बेटा, रूट्स का जो मेन फंक्शन है वो समझेंगे हम लोग। रूट का मेन फंक्शन अगर हम बात करें कि रूट करता क्या है, तो बच्चों या दिखता कैसे है और कहाँ से ओरिजिनेट होता है।
सबसे पहला क्वेश्चन ये बच्चों आएगा यहाँ पर कि रूट की ओरिजिन कहाँ से हुई है, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देता हूँ। दूसरी बात बेटा, रूट में क्या रूट कैसा दिखता है, दिखने का मतलब रूट की मॉर्फोलॉजी कैसे है, मॉर्फोलॉजी कैसे है, इस मॉर्फोलॉजी मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बता दे रहा हूँ जिससे जल्दी याद हो जाएगा, रूट का मॉर्फोलॉजी कैसे है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, क्या रूट को अगर हम बात करें तो ये हैबिटेट कैसा है, कहाँ पर रहना पसंद करता है, ज़्यादातर रूट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो इसकी बात भी लिख देता हूँ। हैबिटेट कैसा है, अगर हम बात करें तो रूट की का हैबिटेट कैसा है। तीसरी बात अगर बच्चों करें हम कि ये रूट्स जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर तो मैंने मॉर्फोलॉजी में कर दिया है, ऑरिजिन कर दिया है, हैबिटेट कर दिया है, फिर इसके बाद फंक्शन को मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप तीन चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों की रूट्स जो होते हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओरिजिन क्या है, तो आपको बताऊं कि रूट बनता कैसे है। सबसे पहले रूट कैसे बनता है बच्चों समझो, होता क्या है, लाइक दैट मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के ऐसे ही दिखा रहा हूँ, जैसा कि ये आपके पास कोई एक सीड था जिसको खेत में आपने बो दिया उगने के लिए, आप खेत में डाल के चले आए, मिट्टी के नीचे डाल दिया। होता क्या है बच्चों, सीड का जो निचला रीजन है इसे बोलते हैं हाइपोकॉटिल रीजन। क्या बोलते हैं, हाइपोकॉटिल रीजन, इसको हाइपोकॉटाइल बोलते हैं या हाइपोकॉटिल बोलते हैं। ऊपर वाले रीजन को बच्चों बोलते हैं इपीकॉटिल। क्या बोलेंगे, इपीकॉटिल या इपीकॉटाइल कई लोग बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। बच्चों अक्सर क्या होता है कि रूट के निचले वाले भाग से एक स्ट्रक्चर निकलता है, यहाँ से ऐसा ओरिजिनेट होता है, और ये जो स्ट्रक्चर निकलता है, ये स्ट्रक्चर जो निकलता है इसे रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडिकल बोलते हैं। और ऊपर वाले स्ट्रक्चर से यहाँ से एक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है, ऊपर की तरफ निकलता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसे प्लूम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्लूम्यूल कहते हैं। मेरी बात को कॉन्सेंट्रेट होकर समझना। मैंने अभी तक बताया कि कोई सीड आपने खेत में डाला तो सीड के निचले हिस्से को हाइपोकॉटिल और ऊपर वाले हिस्से को मैं एनाटॉमी में पढ़ाऊंगा, इसको इपीकॉटिल कहते हैं। नीचे वाले हिस्से से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे रेडिकल कहते हैं, ऊपर वाले स्ट्रक्चर से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे प्लूम्यूल कहते हैं। प्लूम्यूल जाकर के बाद में डेवलप होकर के आफ्टर सम टाइम या आफ्टर डेवलपमेंट इट फॉर्म, ये डेवलप होकर के बनाता है प्लांट का स्टेम, या स्टेम के फॉर्म में डेवलप हो जाता है, स्टेम के फॉर्म में डेवलप होता है। और रेडिकल जो है बच्चों, ये रेडिकल इज डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ रूट, ये रूट के फॉर्म में डेवलप होता है। किसके फॉर्म में डेवलप होता है, रूट के फॉर्म में। तो आप कह सकते हैं कि रेडिकल कन्वर्टेड इनटू रूट, प्लूम्यूल कन्वर्टेड इनटू स्टेम आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर डेवलपमेंट के बाद। सिंपल सी एक बात कह सकते हैं कि lower region of seed called hypocotyl which originate to form radical after some time it develop from root, या develop होकर के क्या बनाता है, root, and upper side of seed या upper region of seed called epicotyl after development it form plumule, या plumule it generate plumule, after development it forms stem। डेवलपमेंट के बाद यही प्लूम्यूल डेवलप होकर के स्टेम बनाता है। सिंपल सी बात है बच्चों। अब एक बात और लेते हैं, यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि इसकी ओरिजिन कहाँ होती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कि रूट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल। रूट कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, रेडिकल से। दूसरी बात बच्चों क्लियर हो गई, स्टेम की बात तो अभी करनी नहीं है, स्टेम बाद में करेंगे। मॉर्फोलॉजी की बात करें कि रूट दिखता कैसे है। सिंपल सी बात है भाई, रूट दिखता कैसे है। तो रूट जो होता है, पहली बात तो कलरलेस होता है। रूट कैसा होता है, कुछ एक्सेप्शनल को छोड़ करके, ये जो अगर हम बात करें तो रूट जो होता है ये कलरलेस होता है। कैसे होता है, कलरलेस होता है। और क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती और ये ज़मीन के अंदर पाया जाता है, तो ये पिगमेंट नहीं रखता। कुछ ऐसे हैं जैसे कि टिनोस्फोरा गिलोय, उसमें फोटोसिंथेटिक रूट पाई जाती है, वो बट एक्सेप्शन है। मैं पढ़ाऊंगा प्लांट फिजियो तो उसमें आएगा। अभी आपको समझना है, मॉर्फोलॉजी में मैं बता रहा था कि अगर रूट को देखोगे तो ये कलरलेस होती है। कैसे होती है, कलरलेस होती है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये कलरलेस भी होती है। साथ साथ में इसकी मॉर्फोलॉजी में आप देखेंगे तो बच्चों जो पहचान है रूट की, रूट में नोड एंड इंटर नोड नहीं पाए जाते। नोड एंड इंटर नोड अब्सेंट होते हैं। नोड एंड इंटर नोड जो है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। यही डिफरेंस है किसके, रूट और स्टेम के बीच का।
आपसे अगर क्वेश्चन मैं पूछूं, आपको मैं अगर एक स्वीट पोटैटो दे दूं और एक पोटैटो दे दूं, आपके हाथ में दो मैंने दे दिया, एक स्वीट पोटैटो आप जानते होंगे खाया जाता है, मीठा लगता है, और दूसरा पोटैटो मैं आपके हाथ में दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि इनमें से रूट कौन सा है और स्टेम कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कैसे जानेंगे कि रूट क्या है और आपका स्टेम क्या है? तो बच्चों आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो आपका पोटैटो है वो स्टेम है, जबकि जो स्वीट पोटैटो है वो रूट है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है ना। मैंने बताया कि एक स्टेम है और दूसरा टैप रूट है। अब समझो मेरी बात समझना बेटा। अब मैं ये बता रहा था तुमको कि यहाँ पर नोड और इंटर नोड अब्सेंट होता है, इसी से आप जानते हो कि यह रूट है। जैसे कि स्वीट पोटैटो देखोगे तो उसमें आप देखोगे उसके स्ट्रक्चर को, तो अगर आप जैसे ये आपने देखा होगा पोटैटो का स्ट्रक्चर, तो पोटैटो में ऐसे 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 जगह जगह पर आप देखो पोटैटो आई पाया जाता है, पोटैटो आई इसे बोलते हैं, पोटैटो आई पाया जाता है, और यहाँ से इसे बोलते हैं सिंपल अब बायोलॉजी की लैंग्वेज में नोड, और इसी नोड से ये पोटैटो आई से ही इधर से क्या होता है, जब आप इसको खेत में डालते हो तो यहीं से बड निकलता है, और बड से क्या होता है, प्लांट बन जाता है बडिंग करके। तो ये कंडीशन उसमें होती है, बट स्वीट पोटैटो में ये कंडीशन देखने को नहीं मिलती है बच्चों, ध्यान देंगे। अब मैं कह रहा था कि इसमें नोड और इंटर नोड पाया जाता है, ये भी बात हो गई। तीसरी बात, मॉर्फोलॉजी में कहें तो रूट्स जो होते हैं इनमें कुछ यूनिसेलुलर आउटग्रोथ देखने को मिलते हैं। क्या मिलता है? यूनिसेलुलर आउटग्रोथ देखने को मिलते हैं। कहोगे यूनिसेलुलर आउटग्रोथ क्या है सर? तो जैसे कि बच्चों ये रूट है तुम्हारी, रूट अगर ये है तो रूट में ऐसे 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 आप देखोगे तो एक स्ट्रक्चर दिखता है, और ये स्ट्रक्चर जो होता है इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो रूट हेयर्स। क्या बोलते हो? इसको बोलोगे रूट हेयर्स, इसे आप रूट हेयर्स बोलोगे, ये आपका रूट हेयर है। बच्चों मेरी बात समझना, रूट में आप देखोगे तो आपको कुछ यूनिसेलुलर आउटग्रोथ ऐसा स्ट्रक्चर, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे आप क्या कहते हो? जिसे आप रूट हेयर्स कहते हो। रूट हेयर्स का भी अपना काम है, बताऊंगा। आप इसे समझो कि इनमें मॉर्फोलॉजी आप देख रहे थे तो इनमें कलरलेस होती है, नोड और इंटरनोड अब्सेंट होता है, यूनिसेलुलर आउटग्रोथ पाई जाती है, उसको आप कहते हो रूट हेयर्स। क्या कहते हो? यूनिसेलुलर आउटग्रोथ को आप कहते हो रूट हेयर्स। ये बात सिंपल सी हो गई। ये बच्चों यूनिसेलुलर आउटग्रोथ कहाँ से निकलती है, अगर ये भी क्वेश्चन जान लीजिए आप, अगर आपको जानना है तो ये रूट हेयर्स जो होती हैं ओरिजिनेट होती हैं इपीडर्मल सेल्स से। किससे ओरिजिनेट होती हैं? इपीडर्मल सेल्स से। और ये जो आप रूट देख रहे हो रेडिकल से ओरिजिनेट होता है, इसे प्राइमरी रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट कहते हैं, इसे प्राइमरी रूट कहते हैं। और इसी प्राइमरी से सेकेंडरी रूट निकलती है, और सेकेंडरी से फिर आपकी यहाँ से ही आपकी टर्शियरी रूट भी निकलती है। तो आपको रूट भी पता हो गया। जो ये सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी के बाद निकलती है इसे लैटरल ब्रांचेज कहते हैं, और ये जो लैटरल ब्रांचेज होती हैं ये पेरीसाइकिल से ओरिजिनेट होती हैं, ये भी जानते रहिएगा जानने के लिए अपने। अब रूट हेयर्स का नेचर अगर बात करें, हैबिटेट कैसा होता है, तो बच्चों हैबिटेट अगर बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इनका हैबिटेट कैसा होता है, तो रूट्स मैक्सिमम जो होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। जियोट्रॉपिक मतलब जमीन के, जियो मतलब जियोलॉजी मतलब भूगर्भ विज्ञान, आपने भूगर्भ विज्ञान भूगोल आपने सुना ही होगा। तो ये आपका जैसे कि हैबिटेट की बात करूं तो रूट कहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करती हैं? मोस्टली रूट्स आर प्रिफर टू लिव इन अंडरग्राउंड। ज़्यादातर रूट्स आप देखेंगे कि वो अंडरग्राउंड होती हैं, तो इसलिए आप कहोगे कि हैबिटेट जो है इनका दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, मतलब जमीन के अंदर, जमीन की तरफ जाएगी तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जमीन के ऊपर जाएगी तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है क्योंकि जमीन के अंदर जाती है। और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक के साथ साथ कभी कभी पूछ लिया जाता है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक भी है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक भी हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक भी हैं। कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछ लिया भाई कि पानी की तरफ जाती हैं क्या, तो सिंपल सी बात है भाई, पानी की तरफ जाती हैं। पानी कहाँ होता है? ज़मीन के अंदर होता है, इसलिए इन्हें हम पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक भी कहते हैं। ये हो गया पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। मैं पूरी चीज़ों को फिर से रिकॉल करता हूँ। मैंने कहा रूट्स जो होती है ये रेडिकल से ओरिजिनेट होती है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मॉर्फोलॉजी इसकी कलरलेस होती है, नोड और इंटर नोड में डिवाइडेड होती है, यूनिसेलुलर आउटग्रोथ पाया जाता है, और जो यूनिसेलुलर आउटग्रोथ पाया जाता है
ये यूनिसेलुलर ग्रोथ आउटग्रोथ को रूट हेयर कहा जाता है, और ये रूट हेयर जो है वो एपिडर्मल सेल से राइज होता है। हैबिटेट इनका पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, जमीन के अंदर पाए जाते हैं, जमीन के अंदर जाते हैं, एक्सेप्ट समवन, कुछ को छोड़ करके, और ये आपका पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ये इतनी बातें आपको मैंने कही बताइए। अब ये बात आपको अच्छे से समझ में अगर आई होगी तो दूसरा पॉइंट जो आता है वो रूट का आता है बच्चों, फंक्शन का, कि रूट काम क्या करता है। मैं बात करता हूँ फंक्शन ऑफ रूट का। अब ये हो गया सिंपल बात। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ रूट। रूट का फंक्शन क्या होता है, इधर लिख लेते हैं फंक्शन ऑफ रूट। फंक्शन ऑफ रूट्स के फंक्शन क्या होते हैं। अगर बच्चों इसकी बात करें कि रूट्स का फंक्शन क्या होता है, तो सिंपल जो रूट है वो कुछ फंक्शन में वर्कआउट करता है, कुछ फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि लाइक दैट अगर हम बात करें तो आप समझते होंगे रूट को का फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन है मिनरल एंड वाटर का एब्जॉर्बेंस करना। मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करती है रूट। दूसरी बात क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को। भारी भरकम प्लांट है लेकिन वो टिका हुआ है। कैसे टिका हुआ है, किसी ने उसको सपोर्ट दिया होगा। इतना भारी सा प्लांट, हवा चल रही है फिर भी नहीं गिर रहा है, तो कैसे, वो टिका हुआ है ना। तो रूट जो होती है उसे एंकरेज देती है, एंकरेज बोले तो सपोर्ट देती है, उसे एंकरेज प्रोवाइड करने का काम करती है, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। तो आप इजी वे में जान सकते हैं कि रूट का जो फंक्शन है वो पहला फंक्शन ये है एंकरेज है, और दूसरा फंक्शन ये है एंकरेज या ऑब्लिक करके सपोर्ट लिख सकते हो। एंकरेज या सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दूसरा काम ये क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्बेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। तीसरी बात, सिंथेटिक ऑफ फाइटो हार्मोन्स। जो आप फाइटो हार्मोन्स देखते हैं बनता है ना, उस फाइटो प्लांट्स में जो भी हार्मोन्स होते हैं उन फाइटो हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो आप लिख सकते हैं हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसाइज करने में भी हेल्प करती है। आप सिंपल तरीके में अभी तक मेरी बात समझ गए होंगे। मैंने आपको बताया कि जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, एंकरेज में हेल्प करती हैं। दूसरी बात क्या करती है बच्चों, रूट्स जो हैं वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्बेंस करती हैं। तीसरी बात क्या करती हैं, ये सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को सिंथेसाइज करने का भी काम करती हैं। आगे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है रूट पर कि फंक्शन ऑफ रूट आर, उस टाइम आप आंसर लगाएंगे उस समय आपका आंसर होगा रूट्स आर प्रोवाइड द फंक्शनल एंड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ प्लांट। रूट फंक्शनल और मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ प्लांट्स में हेल्प करता है। फंक्शनल में या फंक्शन में क्या करता है, इट सिंथेसाइज द पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और अगर बात करें कि ये सपोर्ट क्या करता है तो आप कहेंगे कि सर इट्स मैकेनिकल सपोर्ट की बात करें तो इट फिक्स द प्लांट, पूरे भारी भरकम प्लांट को एक जगह पर फिक्स रहने में भी हेल्प करता है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो इसके बाद अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजन ऑफ रूट। बच्चों इसके बाद पढ़ाऊंगा कि रीजन या जोन ऑफ रूट में कितने जोन होते हैं। बच्चों अगर बात करते हैं हम रीजन ऑफ रूट की, रीजन ऑफ रूट्स, अगर हम रूट्स की बात करें, रीजन ऑफ रूट्स की, तो आपको समझना होगा कि रूट्स जो है, मैं आपके सामने एक रूट बना रहा हूँ, ऐसा एक स्ट्रक्चर रूट का बना रहा हूँ। ये आपके सामने एक रूट है और रूट के ऊपर का भाग ये जो है, इधर सॉयल लिख देता हूँ, ये सॉयल है। और रूट को देखोगे तो बेटा रूट जो है वो कुछ जोन में बटा हुआ है। कौन कौन से जोन है, क्यों बटा हुआ है, मैं बात करता हूँ। तो अगर रूट देख रहे हो तो रूट में एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। रूट में अगर आप देखोगे तो ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऊपर वाले जोन में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है।
इसके बाद वाला जोन जो होता है ये सेकंड जोन, इसमें आपको सिंपल इसकी लंबाई बढ़ती हुई दिखती है। तीसरा एक जोन ये होता है और चौथा जोन ये है, ये है सिंपल सा, समझेंगे। मैंने कहा कि रूट्स जो हैं वो कुछ जोन में डिवाइडेड हैं, कुछ पार्ट्स में रूट्स को डिवाइड किया गया है बच्चों। तो इसमें आप देख रहे हो ऊपर वाला एक जोन है, ये आपको मैच्योर दिख रहा होगा, मजबूत दिख रहा होगा। नीचे वाला जोन जो है ये अंडर डेवलप दिख रहा होगा और इमेच्योर दिख रहा होगा। ऊपर वाला जोन जो है मैच्योर है, मजबूत है, इसलिए इसे बोलते हैं मैचुरेशन जोन। क्या बोलते हैं? मैचुरेशन, मैचुरेशन जोन। ये बच्चों हो गया मैचुरेशन जोन, ये हो गया मैचुरेशन जोन। दूसरी बात ऊपर वाले जोन के जस्ट बाद जो स्टार्टिंग जोन है उसे बोलते हैं इलोंगेशन जोन। क्या बोलते हैं बच्चों? इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन जोन, समझिएगा, उसे बोलते हैं इलोंगेशन जोन। बच्चों इलोंगेशन के बाद वाला जोन जो आता है ये, इसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या बोलते हैं बच्चों? मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, ये हो गया मेरिस्टेमेटिक जोन। समझिएगा, मैचुरेशन जोन, इलोंगेशन जोन और मेरिस्टेमेटिक जोन। इसके बाद बच्चों एक आप देख रहे हो इधर कैप सा स्ट्रक्चर है, ये इस मेरिस्टेमेटिक जोन को यहाँ तक कर देते हैं और यहाँ से एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। इस स्ट्रक्चर को बच्चों क्या बोलते हो? इसे बोलते हो तुम रूट कैप। क्या बोलते हो? रूट कैप। क्वेश्चन सब पे बन सकते हैं, इसलिए आपको सब पढ़ना है, समझना सब कुछ है। मैचुरेशन जोन क्या है, इलोंगेशन जोन क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन क्या है, रूट कैप क्या करता है, सारे काम आपको समझने हैं। बच्चों अगर बात करें हम मैचुरेशन जोन की, मैचुरेशन जोन क्या है? तो ऐसा जोन जिसमें सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर के मैच्योर पाई जाती हैं, मैच्योर सेल होती हैं और डिफ्रेंशिएशन करती रहती हैं। द सेल्स, दिस जोन इन विच सेल्स आर डिफ्रेंशिएटेड एंड मैच्योर, ऐसा सेल जिसमें सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर के मैच्योर होती हैं, इसे मैचुरेशन जोन कहते हैं। ये वाला जोन जो है। इलोंगेशन जोन क्या है? इसमें सेल्स आर डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट एंड फॉर्म इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, या रूट को इलोंगेशन देने के लिए कुछ सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स यहाँ पर पाई जाती हैं, इसे इलोंगेशन जोन कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक जोन किसे कहते हैं बच्चों? रूट का वह जोन जहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जुड़ती हैं, मतलब एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, तेजी के साथ डिवाइड करने वाली कुछ सेल्स होती हैं और डिवाइड होकर के नई सेल्स का फॉर्मेशन करके ऐड करती हैं नई सेल्स को, उसे बोलते हैं क्या? मेरिस्टेमेटिक जोन। रूट की लंबाई को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज द लेंथ ऑफ साइज ऑफ रूट, ये इलोंगेशन जोन रिस्पॉन्सिबल है। रूट को मैच्योर करने के लिए, मैचुरेशन में डिफ्रेंशिएटेड सेल्स पाई जाती हैं जो डिफ्रेंशिएट करके मैच्योर करती हैं, डी डिफ्रेंशिएट होकर। आगे मेरिस्टेमेटिक जोन्स में वो रूट, कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो मेरिस्टेम रीजन में पाई जाती हैं और कंटिन्यू यहाँ पर बड़ी तेजी से डिवाइड करती हैं और नई नई सेल्स को ऐड करती चलती हैं। ये काम मेरिस्टेमेटिक जोन। आगे बच्चों आपका रूट कैप जोन है, और रूट कैप जोन में क्या है? रूट कैप जोन जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है किसको? रूट को। रूट कैप यहाँ पर मैं लिख दूँ अगर, तो रूट कैप इट प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द रूट्स, ये रूट्स को प्रोटेक्ट करता है, रूट को प्रोटेक्ट करता है, एंड हेल्प इन पेनिट्रेशन में हेल्प करता है बच्चों। पेनिट्रेशन बोले तो जमीन के अंदर जाने में सहायता करता है, रूट को जमीन के अंदर जाने में हेल्प करता है। आप कहेंगे सर क्यों, कैसे? तो बेटा यहाँ पर रूट कैप रीजन में गोल्जी बॉडी की सेल्स पाई जाती हैं, गोल्जी सेल्स ज़्यादा पाई जाती हैं, गोल्जी सेल्स पाई जाती हैं, एंड दे सेक्रीट सम लुब्रिकेंट्स, और ये कुछ लुब्रिकेंट सेक्रेट करती हैं जिसकी हेल्प से रूट सॉयल में पेनिट्रेट हो पाती है। ये बात मैंने आपको बताई। तो आप समझ गए होंगे रूट कैप क्या करता है? प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। रूट कैप क्या करता है? पेनिट्रेट करता है ज़मीन के अंदर। और क्यों कर पाता है? क्योंकि इसमें गोल्जी सेल्स के नंबर ज़्यादा पाए जाते हैं। मैचुरेशन जोन जो है यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड सेल्स पाई जाती हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होता रहता है और ये मैचुरेशन जोन है। दूसरी बात,
क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूट हेयर कहाँ पाए जाते हैं, रूट्स में किस जोन में पाए जाते हैं, तो आप जानते रहिएगा रूट हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन, कहाँ पर, किस जोन में, मैचुरेशन जोन में, इस जोन में पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए आप जानते रहेंगे रूट हेयर कहाँ पाया जाता है। इलोंगेशन, द जोन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ ऑफ रूट, रूट की लंबाई को बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आपका यहाँ पर इलोंगेटेड सेल्स है या इलोंगेशन जोन है। इलोंगेशन जोन, यहाँ पर डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, इलोंगेटिंग डिवाइडिंग सेल्स हैं जो कि हेल्प करती हैं रूट की लंबाई के लिए। मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन वे जोन होती है जहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, याद रखना, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। यहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स तेजी के साथ डिवाइड होकर के कुछ नई सेल्स को ऐड करती हैं, ये मेरिस्टेमेटिक जोन में देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरिस्टेमेटिक जोन में ही आपको प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई और डेंस साइटोप्लाज्म दिखता है, जिसके कारण से बड़ी तेजी के साथ सेल्स अपने आप को डेवलप कर पाती हैं। तो आप ये चीज़ें जानते रहेंगे, न्यूक्लियाई, और मैंने ये बता दिया आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी इसके बारे में, रीजन ऑफ रूट के बारे में यहाँ पर लिख भी दिया है। आप इसको यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये वाला, रूट हेयर कहाँ पाया जाता है, तो मैचुरेशन जोन में। ऐसी सेल्स जहाँ पर डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई पाई जाती है, मेरिस्टेमेटिक जोन। डिवाइडिंग सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स मेरिस्टेमेटिक जोन में। लेंथ ऑफ रूट बढ़ाने का काम इलोंगेशन जोन करता है। और यहाँ पर रूट कैप का काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द रूट्स एंड हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ गोल्जी सेल्स, गोल्जी सेल्स की हेल्प से इसे पेनिट्रेट करने में भी हेल्प करता है। सिंपल सी इतनी बात है, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ रूट, रूट के कितने टाइप्स होते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय बायोलॉजी, फिर मिलते हैं।